हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। डिज़ाइन ऑफ फुटिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर लेवल के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका जेई हो, एई हो, चाहे गेट हो, चाहे ईएससी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक मिथ रहता है कि सर मैंने डिज़ाइन ऑफ फुटिंग नहीं किया है, क्या मेरा आरसीसी कवर हो गया है? नहीं, जब तक आप अपने आरसीसी के अंदर डिजाइन ऑफ फुटिंग कवर नहीं करोगे तब तक आपका आरसीसी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो जो भी आपके पास डिजाइन वाला पार्ट है, यानी कि डिजाइन ऑफ फुटिंग है, उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। और जो आज का लेक्चर्स है आपके लिए कुछ खास होने वाला है, जहां पे हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन की, और इसके इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन से डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी गलतियां यही कर रहे हैं कि वो कोड की स्टडी को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते और ना ही वहां से एनालाइज कर पाते कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे जितना भी आपके पास डिजाइन ऑफ फुटिंग का कोडल प्रोविजन होगा, उसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि सर जब हम डिजाइन ऑफ फुटिंग की स्टडी करते हैं तो किसके अंदर करते हैं? अपने आरसीसी के अंदर करते हैं। बट जब आपने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो सॉइल मैकेनिक्स में आपने फाउंडेशन की स्टडी की होगी, बिल्कुल की होगी, और वहां पे आपने दोनों ही टाइप्स के फाउंडेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि सर एक शैलो फाउंडेशन होता है और एक डीप फाउंडेशन होता है। क्लियर है? बट जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स में बात करते हैं तो यहाँ पे हम एज ए डिजाइन बात करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से एक इंटरव्यूज के अंदर एक डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि फुटिंग और फाउंडेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लियर है? और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अपनी हॉल इंजीनियरिंग में भी अपने इस वर्ड को नहीं समझ पाते हैं कि सर फुटिंग क्या होता है और फाउंडेशन क्या होता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर वो फुटिंग और फाउंडेशन को कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको फुटिंग और फाउंडेशन का भी कंपैरिजन बताऊंगा और साथ में जितना भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन होगा उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डियर। तो आइए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन की। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए आपके आरसीसी की और आपके प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, तो यहां पे जो आपका कोड स्टडी किया जाता है वो रहता है आपके पास IS 456 इज 2000। क्लियर है? यह हो गया आपके पास किसका? आरसीसी का और पीसीसी का। इसी के अंदर आप डिजाइन करते हैं अपना डिजाइन ऑफ फुटिंग अपने आरसीसी के अंदर। बट जब हम बात करते हैं अपने प्री-स्ट्रेस कंक्रीट की, तो यहाँ पे आप दो कोड रखते हैं IS 1343 एंड 1980, और दूसरा रहता है आपके पास IS 1343 इज 2012। क्लियर है? जब हम बात करते हैं IS 1343 1980 कि जिन भी स्टूडेंट की डिग्री 2012 से पहले हुई है वो किस कोड की स्टडी करते थे? IS 1343 1980 के कोड की स्टडी करते थे। बट जिन स्टूडेंट की डिग्री 2012 के बाद हुई होगी उन्होंने किस कोड की स्टडी की होगी? आपके IS 1343 2012 की स्टडी की होगी। और ये वाला कोड है, इसको भी मैंने कंप्लीट किया है आपके पास प्री-स्ट्रेस कंक्रीट का। अगर आपने उसको नहीं अभी तक देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? उसका लिंक मैं आपके नीचे दे दूंगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं अपने प्री-स्ट्रेस कंक्रीट के इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन की। क्लियर है? अब बारी आती है सर कि यहाँ पे हम किसकी कोड की स्टडी करेंगे? आपके डिजाइन ऑफ फुटिंग की करेंगे। डिजाइन ऑफ फुटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो फुटिंग आप स्टडी करते हैं आरसीसी के अंदर और जो फाउंडेशन स्टडी करते हैं आप सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि मान लेते मेरे पास ये क्या है, एक मेरे पास फुटिंग है और इस फुटिंग के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉलम रख रहा हूँ। तो एक सिंगल कॉलम का जो मेरा बेस प्रिपेयर हो रहा है इसी को क्या बोला जाता है? फुटिंग बोला जाता है। कि जब सिंगल कॉलम के बेस को हम जब प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुटिंग बोलते हैं। जब नंबर ऑफ कॉलम के बेस को प्रिपेयर करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हम फाउंडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ मैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉलम ये था और एक कॉलम ये था और दूसरा कॉलम आपके पास ये था। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, कुछ इस तरह से 1 2 और 1 3। ठीक है? जब मुझे इन तीनों की क्या बनानी है, इन तीनों का मुझे बेस प्रिपेयर करना है तो उसी को क्या बोलूंगा मैं? फाउंडेशन बोलूंगा। उसी को क्या बोलेंगे हम? फाउंडेशन बोलेंगे। बट मुझे अगर सिंगल कॉलम का बेस प्रिपेयर करना है तो उसको क्या बोला जाएगा सर? उसको हमारे पास फुटिंग बोला जाता है। तो ये मेरे पास सिंगल कॉलम का बेस है तो इसको क्या बोलेंगे हम? फुटिंग बोलेंगे।
ठीक है। और जब मुझे नंबर ऑफ कॉलम का बेस प्रिपेयर करना होता है, जैसे ये वाला हो गया मान लेते हैं मेरे पास पूरा, तो इसको क्या बोलाएगा आपको, इसी को हम बोल लेते हैं दैट इज फाउंडेशंस। क्लियर है। तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन की। क्लियर है। जब हम इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डिजाइन ऑफ फुटिंग की। डिजाइन ऑफ फुटिंग को मैंने FDN लिखा है, आप मैं फुटिंग लिख सकता हूं, फाउंडेशन भी कह सकते हैं एक तरह से। डिजाइन ऑफ फुटिंग लिख देते हैं हम कि आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास डिजाइन ऑफ फुटिंग की। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट, कि जो भी आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर या आपके कॉलम्स के अंदर जो भी यहाँ पर डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। पहला। क्लियर है। तो यहीं से जो क्वेश्चन था आपके PSUs के अंदर पूछा गया था, ये इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के अंदर पूछा गया, यही क्वेश्चन आपका JEE के अंदर पूछा गया, यही क्वेश्चन आपका NBC के अंदर पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ये क्वेश्चन कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया, यहाँ पे 1 2 3 4 एग्जाम में पूछा गया और नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हुआ है। और आपके ये क्वेश्चन आपका UPPSC के अंदर भी पूछा गया है कि जब क्या रिक्वायरमेंट होती है आपकी डिजाइन ऑफ फुटिंग की। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही होती है कि अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट। क्लियर है। अब आता है इसका सेकंड इंपॉर्टेंट कोड कि जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होना चाहिए या मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग होना चाहिए आपके पास कितना होना चाहिए, वो आपके पास 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर का हो या फिर 500 mm का हो। अगर हम इस कोड की बात करते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमने मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये किस कोड के मुताबिक दिया, ये IS 1080 इस 1962 के अकॉर्डिंग इसको लिया गया इस डाटा को। आज तक भी हम इसको फॉलो करते हैं अपने कहां पे, IS 456 2000 में भी। क्लियर है। अब आता है एज पर रैंकाइंस फॉर्मूला। यहां पे एक रैंकाइन साहब आए थे और एक ग्रासहोफ आया था। रैंकाइन और ग्रासहोफ ने अपने अलग अलग फॉर्मूलेज दिए किसके लिए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस के लिए। बट जो आपके पास यहाँ पे सबसे बेस्ट और सबसे जो अडॉप्ट किया गया था वो आपका रैंकाइंस ही फॉर्मूला था। तो एज पर रैंकाइंस फॉर्मूला जो ये रहता था आपके पास मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का, जिसको हम DF बोलते हैं। DF क्या है आपके पास, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज Q0 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट, गामा हो गया इज 1 माइनस साइन पाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यही फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, कि मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का क्या फॉर्मूला रहता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं अपने DF की, तो DF क्या है हमारे पास, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। क्लियर है। Q0 क्या है आपके पास, Q0 है ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी। क्या है भाई, ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी है। क्लियर है, ये चीज भी आप जान लेते हैं, ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी है। अगर बात करता हूं मैं पाई की, तो सर पाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जितने भी मेरे पास थे वो DF क्या होता है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है। आपके पास गामा क्या होता है, गामा भी आपने लिखा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो यहां पे लिख देता हूं गामा क्या होता है आपके पास, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके पास थे नॉमेनक्लेचर्स उनको यहाँ पे हमने कवर किया कि सर आपके पास DF क्या होता है, Q0 क्या होता है, आपके पास म्यू क्या होता है, पाई क्या होता है, गामा क्या होता है, ये आपने यहाँ पे देख लिया है। क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया है, एज पर रैंकाइंस फॉर्मूला से मिनिमम डेप्थ का क्राइटेरिया भी कैलकुलेट कर दिया है। तो 3 बेसिक जो फॉर्मूले थे आपके डिजाइन ऑफ फुटिंग के वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए है। अब आता है आपके पास नेक्स्ट मिनिमम नॉमिनल कवर, या तो आप मिनिमम कवर भी बोल सकते हैं या मिनिमम नॉमिनल कवर। आपके पास कितना होता है, मिनिमम नॉमिनल कवर आपके पास यहाँ पे 50 mm होता है। कितना होता है, 50 mm होता है। और ये जो नॉमिनल कवर होता है डिपेंड करता है आपकी एक्सपोजर कंडीशन पे। तो ये भी लिख सकता है जो मिनिमम नॉमिनल कवर होता है इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर कंडीशन। ये आपका एक्सपोजर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है।
और नेक्स्ट कि जो आपका, अब देखिएगा सर आपने कहा है कि मिनिमम नॉमिनल कवर हमने 50 mm देना है। क्या सर हम 55 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 60 दे सकते हैं? दे सकते हैं। 65 दे सकते हैं? दे सकते हैं। 70 भी दे सकते हैं, 75 भी दे सकते हैं। क्या 80 दे सकते हैं? नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 जो भी आपके पास नॉमिनल कवर होगा शुड नॉट बी मोर देन 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये देखना इंपॉर्टेंट नोट्स कि जो आपके पास मिनिमम नॉमिनल कवर होगा, मिनिमम जो नॉमिनल कवर होगा आपके पास वो क्या होगा? शुड नॉट बी लेस देन, सॉरी शुड नॉट बी मोर देन 75 mm, 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड शुड नॉट बी लेस देन 50 mm, और आपके पास 50 mm से लेस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट इस टर्म को नहीं पढ़ता। हालांकि वो ये तो स्टडी कर लेता है कि कम से कम कवर आपके पास 50 mm होना चाहिए, बट उसको ये नॉलेज नहीं होती यहाँ पर कि सर किससे कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप 75 mm तक प्रोवाइड कर सकते हैं, बट 75 mm से कम आप बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। ठीक है, ये कोड के मुताबिक है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आपके कोड ने कहा है। अब आता है नेक्स्ट आपके पास मिनिमम थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग, कि जो आपके पास मिनिमम थिकनेस होगी आपकी फुटिंग की वो कितनी होनी चाहिए। क्लियर है? अगर यहाँ पे बात की जाए आपके पास थिकनेस ऑफ द फुटिंग की, तो हमेशा डिपेंड करता है कि जो भी आपका फुटिंग है वो किस चीज़ पे रेस्ट पे है, कि आपका सॉइल पे रेस्ट पे है या आपके पाइल पे रेस्ट पे। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लिखना है कि इफ़ फुटिंग इज रेस्ट ऑन सॉइल, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इफ फुटिंग इज रेस्ट ऑन सॉइल, कि जब आपका फुटिंग है किस पे? आपके सॉइल पे रेस्ट पे है। और नेक्स्ट इफ फुटिंग इज रेस्ट ऑन पाइल, ये दो कंडीशन है। अगर आपने इन दोनों ही कंडीशन से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ठीक है सॉइल, तो देन कि इफ फुटिंग ऑफ रेस्ट ऑन सॉइल, तो देन इट इज नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए किसकी? आपकी मिनिमम थिकनेस एज द एज ऑफ द फुटिंग पे। तो और मैं कह सकता हूं और 150 mm। क्लियर है? बट जब आपके पास जो फुटिंग है वो आपकी पाइल पे रेस्ट पे है, किस पे रेस्ट है? पाइल पे रेस्ट है। तो उस कंडीशन में देन इट इज नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 300, तो हम बोल सकते हैं इसको 300 mm। क्लियर है? तो ये दोनों ही डाटा है जो आपके एग्जाम के अंदर एक्स में पूछे जाते हैं, कि जो आपके पास मिनिमम थिकनेस ऑफ द एज ऑफ द फुटिंग है वो डिपेंड करता है किस पे? कि जो आपकी जो फुटिंग है वो किस चीज पे रेस्ट है। अगर वो सॉइल पे रेस्ट पे है तो वहां पे जो आपकी थिकनेस ऑफ एज होनी चाहिए वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फुटिंग पाइल पे रेस्ट है तो आपकी कंडीशन 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहां से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब मेरे पास ये मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ सॉइल होगा, ये सॉइल है। अब जो मेरे पास यहाँ पे आपके पास देखना बड़े ध्यान से, ये मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम की क्या है? मेरे पास फुटिंग है, ठीक है, और ये भी मेरे पास क्या है सर? ये कॉलम है, और ये कॉलम की क्या है सर? मेरे पास फुटिंग है। बट जो आज फुटिंग है वो किस पे रेस्ट है? मान लेते हैं मेरे पास ये पाइल है, ये क्या लगाया मैंने यहाँ पे? पाइल है। यहाँ पे फुटिंग पाइल पे रेस्ट पे है और यहाँ पे फुटिंग आपके सॉइल पे रेस्ट पे है। तो यहाँ पे जो आपकी जो ये थिकनेस होगी वो आपकी शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, वो 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए जब यहाँ पे क्या है? ये सॉइल पे रेस्ट पे है। और जब आपके पाइल पे रेस्ट पे है तो ये जो थिकनेस है आपके पास शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर या 300 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो पाइल्स को मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, ये पाइल्स होगी अब आपके पास। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आता है 4 प्लेन कंक्रीट पेडेस्टल। ये आपके पास प्लेन कंक्रीट पेडेस्टल है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं प्लेन कंक्रीट पेडेस्टल कॉलम। ठीक है, ये किस तरह का बना होता है? ये पूरा आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। इट इज विदाउट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और ये कैसा होता है आपके पास? विदाउट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है। इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज टेंसाइल रेनफोर्समेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको टेंसाइल रेनफोर्समेंट बोले तो याद रखना है। तो यहां पे ये क्या है सर? आपके पास कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम का क्या है? जहां पे आपका लोड एक्ट कर रहा है ये कॉलम का सीजी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके एंगल्स देखते हैं तो ये अल्फा। तो कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जाता है कि जो आपका 4 प्लेन कंक्रीट पेडेस्टल है उसका जो tan थीटा होना चाहिए वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इसका जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा जो होगा वो शुड नॉट लेस देन इक्वल टू इज 0.9 रूट ऑफ, ये फॉर्मूला आपने याद रखना, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, 100 अपॉन Q नॉट इज डिवाइडेड बाय FCK प्लस 1। क्लियर है? जो आपके पास यहाँ पे अल्फा है वो क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 0.9 इज रूट ऑफ 100 Q नॉट FCK प्लस 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे Q नॉट क्या है? अब यहाँ पे भी आपने देखा था सर Q नॉट था लिखा हुआ। Q नॉट क्या था? ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास? Q नॉट ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। tan अल्फा क्या है आपके पास? एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं Q नॉट क्या है सर आपके पास? दैट इज ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम FC के बात करते हैं तो FC के क्या है आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट ए 28 डेज, या आप सीधा लिख सकते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये भी लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख दो, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज, एट 28 डेज इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूं मेगा पास्कल में। क्लियर है? तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? ये चीज पहला तो आपके पास ये जो रेस्ट वाला है कंडीशन, ये क्वेश्चंस में पूछी जाती है, और कभी कभी आपके पास जो ये पेडेस्टल वाला है ये पूछा जाता है इसका अल्फा की वैल्यूज। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 जो आपके पास इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन थे वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर है? अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्या रहता है हमारे पास? नेक्स्ट रहता है आपके पास क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शंस होता है जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स होता है। क्लियर है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपने क्रिटिकल सेक्शंस बोलते हैं। तो यहां पे मैंने 3 सेक्शंस आपके सामने बनाए हैं, और यहां से आपको एक फंडा क्लियर होगा। फंडा क्या क्लियर होगा? क्योंकि जब आप आरसीसी के कोड की स्टडी खुद करोगे तो वहां पे ये चीजें नहीं दिखाई गई आपको, वहां पे सिर्फ उसने लैंग्वेज में लिखा गया है। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको क्रिटिकल सेक्शन अपना शो करना होता है। क्लियर है? तो पहला सेक्शन मेरे पास आरसीसी का है, दूसरा सेक्शन मेरे पास ब्रिक मशीनरी का है, तीसरा सेक्शन हो सकता है आपके पास कोई ऑक्टागोनल होगा जिसकी आपके पास 8 लेग्स होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हो सकता है आपके पास सर्कुलर हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं अपने आरसीसी सेक्शंस के अंदर, तो ये जो हमारे पास ये क्या है आपके पास? पहले सर ये सीजी हो जाएगा आपका, जहां पे लोड एक्ट करेगा आपके बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे P आएगा, एक्ट करेगा, और डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अब ये क्या है सर हमारे पास? सर ये कॉलम है, और ये क्या है सर? इसकी ये फुटिंग है। उसी तरह से ये क्या है आपके पास? ये आपके पास मशीनरी है। ठीक है, मैशनरी वॉल बोल दो आप इसको, या कुछ भी बोल दो। इसको मैंने इस तरह से आपको मार्क दिखाया। ये मैशनरी वॉल्स की ये मान लेते हैं आपके पास फुटिंग है। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा है? ऑक्टागोनल है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन बनाया है, आपका ये कॉलम्स है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने आरसीसी सेक्शंस की, कि जो आरसीसी का जो सेक्शन है उसका क्रिटिकल सेक्शन क्या रहने वाला है। ये आपके पास कॉलम है और ये मेरे पास फुटिंग है। जो इसका जो लोड होगा वो एक्ट कर रहा होगा आपके मेंबर के सीजी पे।
क्लियर है। और इसी तरह से ये मैंने आपको यहाँ पे टॉप व्यू दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हम आरसीसी सेक्शन के क्रिटिकल सेक्शन की, तो कहाँ पे रजिस्ट होगा आपके पास सर? वो आपके फेस ऑफ दी कॉलम पे रजिस्ट होगा। किस पे होगा? फेस ऑफ दी कॉलम पे होगा। क्लियर है। अब जब फेस ऑफ दी कॉलम पे होगा तो सर इसको हमें ड्रॉ करके भी दिखा दीजिएगा कुछ इस तरह से। तो दैट इज फेस ऑफ दी कॉलम, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा? कुछ कॉलम का आपको ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैं कुछ डार्क कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे कहाँ हो रहा है सर? आपका फेस ऑफ दी कॉलम पे हो रहा है। दैट इज फेस ऑफ दी कॉलम। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और कभी कभी इंटरव्यू में भी आपको शो करके दिखाना होता है कि जो आरसीसी सेक्शन का जो क्रिटिकल सेक्शन होता है कहाँ पे एक्ट करता है? आपके पास फेस ऑफ दी कॉलम पे एक्ट करता है। अब बात करते हैं हम अपनी ब्रिक मशीनरी की। जब हम ब्रिक मशीनरी की बात करते हैं तो इसका जो क्रिटिकल सेक्शन जो रजिस्ट करता है वो इन बिटवीन सेंटर लाइन एंड आपके पास एज ऑफ द ब्रिक मशीनरी वॉल। क्लियर है। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक वॉल थी, मेरे पास ये वॉल है। अब इस वॉल की जो सेंटर लाइन होगी मेरे पास वो कुछ इस तरह से होगी। ये क्या है? मेरे पास सेंटर लाइन होगी। अब जो सेंटर लाइन और इसका जो आपका एज होगा, ये क्या है? इसका मान लेते हैं, मैं एज मान लेता हूँ, या इसको फेस ऑफ बोल दो आप। यहाँ पे मैं इसको जब ब्रिक मशीनरी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? एज बोल रहा हूँ। तो इसके बीच के डिस्टेंस को, इसके जो बीच के डिस्टेंस में आएगा वो आपके पास क्या आएगा? वो क्रिटिकल सेक्शन आएगा। क्लियर है। आपकी सेंटर लाइन और आपके एज ऑफ फेस के बीच के डिस्टेंस में जो आपके पास सेक्शन आएगा वो कैसा सेक्शन होगा? क्रिटिकल सेक्शन होगा, इन बिटवीन। तो यहाँ पे भी हम कुछ यही बनाने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पास ये वाला सेक्शन होगा वो कैसा होगा? हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर है। क्लियर हुआ। और ये आपके पास क्या था? दैट इज ये सेंटर पे लोड एक्ट कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा भाई सेंटर पे नहीं है, थोड़ा बाहर गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप एग्जैक्ट डायग्राम बना सकते हैं। और ये मेरे पास ये हो गया आपके पास सेक्शंस। क्लियर है। तो यहाँ से आरसीसी सेक्शंस का भी क्लियर हुआ, आपके पास ब्रिक मशीनरी का भी क्लियर हुआ। अब आता है आपके पास ऑक्टागोनल शेप हो और जब सर्कुलर शेप हो। ऑक्टागोनल शेप हो या सर्कुलर शेप हो तो इसको आप सबसे पहले क्या कवर करने की कोशिश करते हैं? इसको एक रेक्टेंगुलर पाथ में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है सर? एक रेक्टेंगुलर पाथ में इसको बनाने की कोशिश की है हमने। तो यहाँ पे ये सर कुछ इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा होगा तो कुछ इस तरह का सेक्शन मिला होगा। इसी तरह से हम अपने सर्कुलर सेक्शंस को भी कुछ इसको कट करेंगे, इसके 4 कट लगाएंगे और उन कट्स को क्या करेंगे? फिर हम सर ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे कट को, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मेरा एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपके पास, किस तरह से दिखाई दे रहा होगा? एक रेक्टेंगुलर की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि स्क्वायर लग रहा होगा बट ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास क्रिटिकल सेक्शन जो रजिस्ट करेगा आपकी ऑक्टागोनल शेप में और आपके सर्कुलर शेप में, वो हमेशा कहाँ होगा? इसके फेस ऑफ दी कॉलम पे होगा। ये जो आपके पास मान लेते हैं ये कहाँ होगा सर? ये भी आपके पास फेस ऑफ द सेक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर हम ये भी और ये भी आपके पास जो क्रिटिकल सेक्शन होगा इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो भी आपके पास क्या होगा सर? फेस ऑफ दी कॉलम होगा। फेस ऑफ दी कॉलम होगा। चाहे हम इसी की बात करें चाहे किसी की बात, दोनों में यहाँ पे दोनों में एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आपके पास ये हो जाएंगे, चाहे ऑक्टागोनल आ जाए आपके पास चाहे हमारे पास सर्कुलर आ जाए। क्लियर है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा। या तो आरसीसी सेक्शन पूछ लिया जाएगा तो बताना फेस ऑफ द कॉलम, या आपके पास ब्रिक मशीनरी पूछ लिया जाएगा तो इन बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द वॉल्स एंड एज ऑफ द ब्रिक वॉल को क्या रजिस्ट करता है? आपके पास क्रिटिकल सेक्शन रजिस्ट करता है। अगर हम ऑक्टागोनल और सर्कुलर की बात करते हैं और आरसीसी सेक्शन की तो उसका क्या रहने वाला है? फेस ऑफ द कॉलम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर्स की। जब हम वन वे शेयर की बात करते हैं और इसके क्रिटिकल सेक्शंस की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे जब आपको शेयर वाला टॉपिक कवर करवाया था तो उसको वहाँ पे भी हल्का सा मैंने कवर करवाने की कोशिश की थी। बट यहाँ पे आप इसको देखना है कि क्या बोल रहा है। जब भी हम इसको वन वे शेयर्स को आप डिज़ाइन करते हैं तो ये डिपेंड करता है इसकी कि जो आपकी फुटिंग है वो सॉइल पे रेस्ट पे है या आपके पाइल पे रेस्ट पे है, तो उसी के आधार पर ही हम इसका क्रिटिकल
सेक्शन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो सेक्शंस बनाए हैं, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन। तो पहला सेक्शन में देखिएगा ये मेरे पास कॉलम है, नो डाउट सर ये कॉलम है, और ये भी मेरे पास क्या है सर, कॉलम है। कॉलम कॉलम हो गया। अब हमारे पास ये क्या हो गया सर, ये फुटिंग हो गया। ये क्या हो गया सर, फुटिंग हो गया। थोड़ा सा इसको बीच में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया मेरे पास फुटिंग हो गया। और जो आज जो मेरा फुटिंग है वो किस पे रेस्ट पे है, मान लेते हो सॉइल पे रेस्ट पे है। किस पे है सर, ये रेस्ट ऑन सॉइल पे है। जो भी आपका फुटिंग स्लैब है वो किस पे रेस्ट है सर, सॉइल पे। और यहाँ पे जो आपका जो सर फुटिंग है वो किस पे रेस्ट पे है, आपके पाइल पे रेस्ट पे है, रेस्ट ऑन पाइल। तो पूरा लिख लेते हैं, रेस्ट ऑन पाइल पे है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल जब आपने बात की थी अपने आरसीसी सेक्शंस की, तो आरसीसी सेक्शन का जो आपके पास क्रिटिकल सेक्शन था वो फेस ऑफ द कॉलम था। बट जब हम बात करते हैं वन वे शेयर की, तो वन वे शेयर में जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है वो डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम होता है। डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम क्या होगा, ये होगा आपका डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम, फेस के डी डिस्टेंस अवे होगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। क्लियर है। बट जब अगर हम पाइल की बात करते हैं तो कितना अवे फ्रॉम होगा, d/2। तो कितना होगा सर आपके पास, ये d/2 होगा। तो इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करना है भाई आप, दैट इज d/2। ठीक है, और ये भी आपके पास d/2। क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं इसके, ये तो हुआ आपके पास, अब इसको मैच कर लेते हैं सर अपने क्रिटिकल सेक्शंस को। तो ये हुआ हमारे पास दैट इज क्रिटिकल सेक्शन, और यहाँ पे भी ये हुआ हमारे पास दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। क्लियर है। तो इस एक्सिस को मैं नाम दे सकता हूँ आपके पास दैट इज y1 दे सकता हूं, और इसको भी मैं y1 दे सकता हूं। ये तो मैंने y1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला है। अगर मैं इसको x के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना चाहूं तो ये भी निकाल सकते हैं सर, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, x के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहां से भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो डिस्टेंस आएगा आपके पास, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा आपके पास, d/2। तो ये भी आ जाएगा आपके पास d/2, और ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा आपके पास दैट इज d/2। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है किस तरह से डायग्राम बनाना है, क्योंकि जब आप एज ए इंटरव्यू जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिज़ाइन दिए जाते हैं। जब आपके पास सॉइल पे रेस्ट है तो क्रिटिकल सेक्शन होगा डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, और जब हम बात करेंगे आपके पाइल के रेस्ट पे है तो d/2 अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम होगा। क्लियर है। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि जब फुटिंग ऑफ स्लैब रेस्ट ऑन, कि जब वो सॉइल पे रेस्ट पे है तो उस समय आपका डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम और पेडेस्ट्रल वॉल कितना होगा, वो d होगा। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं। और जब सर हम पाइल पे रेस्ट पे है तो कितना होगा सर, d/2 होगा। क्लियर है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब आता है आपके पास नेक्स्ट कोडल प्रोविजन, और नेक्स्ट कोडल प्रोविजन होता है इन केस ऑफ टू वे शेयर्स। जब हम बात करते हैं किसकी, टू वे शेयर्स की, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कैसे निकालते हैं हम, इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आपके फेस ऑफ द कॉलम के d/2 पेरीमीटर, चारों तरफ आप क्या लेना है, d/2 का डिस्टेंस लेना है। इसका पेरीमीटर यहां से यहां तक हो गया दैट इज d/2, इसका पेरीमीटर यहां से यहां तक हो गया दैट इज d/2, और इसका पेरीमीटर यहां से यहां हो गया दैट इज d/2, और इसका पेरीमीटर यहां से यहां हो गया दैट इज d/2। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पे टू वे शेयर्स में आपके पास दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। ये क्या आ गया अपने पास आपका, इसको जिस तरह से आपने देखा होगा पंचिंग की कंडीशन क्रिएट होती थी उस तरह से ही आपके पास टू वे शेयर्स में क्या क्रिएट होता है, आपका क्रिटिकल सेक्शंस क्रिएट हो जाता है। क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन, तो आप लिख सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन इन केस ऑफ टू वे शेयर। हम किसकी बात कर रहे हैं, टू वे शेयर की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टू वे शेयर एट ए डिस्टेंस d/2
at a distance d/2 around the column of perimeter, around the column of perimeter। ठीक है, कॉलम के चारों तरफ अराउंड द पेरीमीटर कितना लेना आपको, d/2 लेना है यहाँ पे, दैट इज d/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस है ये, अगर आपको ये लाइंस आ गई है तो सोच लो आपके पास काम बन गया है। क्लियर है। और जो यहाँ पे परमिसिबल शेयर स्ट्रेस होती है दैट इज टाउ वीपी, वो कितनी होती है आपके पास, वो आपके पास शुड नॉट बी लेस देन, कितनी नहीं होनी चाहिए, KS इंटू टाउ सी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, टाउ वीपी का मतलब क्या है यहाँ पे, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस शुड नॉट बी लेस देन KS इंटू टाउ सी। कब, जब व्हेन नो रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, व्हेन नो रेनफोर्स इज प्रोवाइडेड, जब आप पे कोई भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड नहीं की गई है। क्लियर है। और KS क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.5 प्लस बीटा, और बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, ये हो जाएगा बीटा हो जाएगा आपके पास शॉर्टर स्पेन वर्सेस लॉन्गर स्पेन। इट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टर स्पेन टू दी लॉन्गर स्पेन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा हो जाएगा। क्लियर है। और जो KS होगा आपके पास, KS शुड नॉट बी मोर देन 1। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि जो KS होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, टाउ वीपी क्या है कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस शुड नॉट बी लेस देन KS इंटू टाउ सी। कब, व्हेन नो रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, जब वहां पे कोई भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की गई है तो आपको ये चेक लगाना होगा, आपका काम बन जाएगा। और KS कैसे निकलेगा, 0.5 प्लस बीटा, बीटा कैसे निकलेगा, शॉर्टर स्पेन वर्सेस लॉन्गर स्पेन। क्लियर है। KS भी आपके पास जो KS की वैल्यू आएगी शुड नॉट बी मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसका मतलब है कि KS की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से कम होनी चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं सर टाउ सी की। तो टाउ सी कितना होता है आपके पास, अगर हम टाउ सी की वैल्यू देखते हैं तो ये होती है 0.25 इज रूट ऑफ FCK होती है। ये किस कंडीशन में होती है आपके पास, ये आपके पास LSM में होती है। अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में देखते हैं टाउ सी की वैल्यू तो ये होती है 0.16 इज FCK, किस कंडीशन में, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। क्लियर है। FCK क्या है आपके पास, ग्रेड ऑफ कंक्रीट या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे काफी ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो टू वे शेयर्स का भी आपको पता लगा कि कहाँ होगा सर उसका क्रिटिकल सेक्शन, उसके आपके d/2 के कॉलम के d/2 डिस्टेंस के पेरीमीटर अराउंड द कॉलम होगा। ठीक है, ऑल द पेरीमीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज क्रिटिकल सेक्शंस। सॉरी, इसको कुछ इस तरह से हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये हो गया आपके मेंबर्स का, क्या होगी सर, ये लेंथ हो गई आपके पास, और ये क्या हो जाएगी सर, ये विड्थ हो जाएगी आपके पास। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये कोडल प्रोविजन भी कंप्लीट हो जाता है।